हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूस एडुएज। ये एफएम की एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और बचे हुए जो 2017 के पेपर के 35 क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं वो टाइम से मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Financial management is the application of planning and control function to the finance function. Finance function ये हमारी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन किसने दी है? हॉवर्ड अपटन ने ये डेफिनेशन दी है और डेफिनेशन में पहले बता चुकी हूँ। डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको उसमें कीवर्ड को यूज़ करना है। जैसे इस डेफिनेशन में से कोई भी कीवर्ड ऐसा यूनिक जो इसी डेफिनेशन में यूज़ हुआ हो उसको आप लेके और ऑथर के साथ उसको कंबाइन करके लर्न कर सकते हैं। सेकेंड, इन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वैल्यू सिग्निफाइज। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ये न्यू क्लासिकल फॉर्म थ्योरी का जो कोर है वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है और इट होल्ड दैट ऑल ऑफ द फॉर्म सीक्स टू मैक्सिमाइज टोटल मार्केट वैल्यू एंड मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर एज अ रिजल्ट। तो हम मैक्सिमाइज करते हैं अपनी मार्केट वैल्यू और उसके रिटर्न में हमारी क्या होती है? मैक्सिमाइज होती है सोशल वेलफेयर। तो वैल्यू सिग्निफाई क्या करती है यहाँ? सोशल वेलफेयर। Third, the investment decision should aim at investment in assets only when they are expected to earn return greater than a minimum acceptable return. देखो, एक मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न हमारा होता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उस पर कोई ना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस रिटर्न से थोड़ा बहुत कम जो होता है, जो मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न होता है, उसको हम कहते हैं हर्डल रेट या बाधा दर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड। इस क्वेश्चन में ये नोट जो वर्ड है वो थोड़ा सा गलत है क्योंकि देखो इसमें नॉट इंक्लूडेड में तो रिक्रूटिंग क्लर्क ये भी नहीं है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का काम, सेलिंग ऑफ गुड भी फाइनेंशियल प्लानिंग का काम नहीं है, अकाउंट प्रिपेयर करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का काम नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का काम क्या है? प्रिपेयरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो प्रिपेयरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन देखें तो नोट जो लिखा हुआ है इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसको हमें अवॉइड करना है। आंसर है इसका 1 और क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन कंपोनेंट कौन सा नहीं है? आर्थर एस्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। देखो आर्थर एस्ट्रिंग ने 3 कंपोनेंट दिए थे, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। तो डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या है हमारा? नहीं है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? यही आंसर हुआ इसका। Financial management is the operational activity of business that is responsible for obtaining and effectively utilizing fund necessary for effective operation. Further, अब ये भी हमारा डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी आप उसी तरह से इसको याद करिएगा और ये डेफिनेशन जो दी है वो जीएल मैसी ने दी है। What is ignored in the profit maximization? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? प्रॉफिट पे ही ध्यान दिया जाता है कि प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइजेशन करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एक डिसएडवांटेजेस है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इग्नोर करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर डैश गोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। देखो फाइनेंस मैनेजर जो है वो दे आर द कंपीटिंग गोल। अब इसको समझते हैं, जैसे लिक्विडिटी हुई और प्रॉफिटेबिलिटी हुई। जब लिक्विडिटी आपकी कम होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लिक्विडिटी कम होती है। देखो सपोज करो आपके पास 1 लाख या आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, अगर आप इनको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पास इतना ही रहेगा, यानी कि आपके पास क्या रहेगी? लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे से चला जाएगा पैसा, तो आपकी क्या हो गई? लिक्विडिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ क्या करना होता है? फाइनेंस मैनेजर को एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप करना पड़ता है कि उसे कितनी लिक्विडिटी चाहिए और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। तो आंसर इज बी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वही पॉलिसी डिज़ाइन करता है। तो ये भी है हमारा एनालिटिकल प्रोसेस भी है। हम इसमें क्या करते हैं? विश्लेषण भी करते हैं सारी एक्टिविटीज़ का, तभी हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। फिर ये डेलीगेट नहीं होती है, लोअर लेवल तक फाइनेंशियल प्लानिंग का काम नहीं होता है फाइनेंशियल डिसीजन लेना। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन है वो क्या कहाँ लिए जाते हैं? टॉप मैनेजमेंट पे लिए जाते हैं। तो ये क्या होगी? हमारी सेंट्रलाइज हो गई। दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर्ट है कि साइंस है? बहुत है। ये आता है हमारा नेचर में। जनरली क्या करते हैं, जब भी हम नेचर की बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे तो हम उसको देखते हैं कि वो क्या आर्ट में आता है या साइंस में आता है।
अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि यहाँ हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, देयर इज अ यूज ऑफ थ्योरीज इन द प्रैक्टिकल लाइफ, क्लियर। और साइंस इसलिए है क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्योर साइंस नहीं है बट इट इज़ अप्लाइड साइंस है, तो इट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। डैश मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कंसीडर द रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव है जो टाइम वैल्यू मनी को रखता है? देखो प्रॉफिट तो है नहीं, अभी हमने थोड़ा पहले क्वेश्चन पढ़ा था। तो दूसरा क्या है हमारा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या लिया जाता है? रिस्क को भी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी लिया जाता है। मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि जो आज हमें मिल रहा है रिटर्न या कैश इनफ्लो जो आज हमें मिल रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा वैल्यू है उनकी जो कि हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, मिले ना मिले। तो फ्यूचर में मिलने की बजाय जो हमें जितना ज़्यादा हमें जल्दी से जल्दी हम रिकवर कर लें वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट, एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन। अगर हमारे पास अच्छी प्लानिंग है तो वो मैनेजमेंट को किस तरह से हेल्प करती है? देखो कॉस्ट कम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ओनर जो मैक्सिमम रिटर्न होता है ओनर का वो भी मैक्सिमाइज हो जाता है, वेस्ट जो है वो भी कम हो जाते हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छी है और पर्याप्त है तो वो क्या करेगी? सभी को ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। क्या खाली लॉन्ग टर्म सोर्सेज ही आते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में? नहीं। इक्विटी या प्रेफरेंस, अब आगे देखते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व। अगर हम इन सब में ऑप्शंस में देखें तो ये जो सी वाला है ये हमारा सबसे ब्रॉड है, जिसमें इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है और रिजर्व भी है। तो हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर में ये तीनों ही हमारी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय। अब कैपिटल स्ट्रक्चर किससे अफेक्ट होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है क्या नेचर या फॉर्म ऑफ बिजनेस से अफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसा है? सोल प्रोप्राइटर है तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होगा, पार्टनरशिप का अलग होगा, या फिर कंपनी है कॉर्पोरेट है उसका अलग होगा, प्राइवेट का अलग होगा, पब्लिक कंपनी का अलग होगा। रेगुलरिटी ऑफ इनकम, रेगुलरिटी ऑफ इनकम जैसे हमारा जो डेट्स हैं वो ज़्यादा रेगुलर और स्टेबिलिटी होती है उनमें। फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर बिजनेस, अगर हमारी इक्विटी कैपिटल जो है, अगर हम ज़्यादा कंट्रोल हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इशू करेंगे ताकि जो कंट्रोल है वो कुछ ही हाथों में रहे। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा अफेक्ट होता है, इन्हीं सभी चीज़ों से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑप्शन देख लेते हैं। लेस इक्विटी शेयर एंड मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। लेस इक्विटी शेयर एंड मोर लॉन्ग टर्म, देख ऋण, ऋण भी है यहाँ, इसमें डेट भी है, और जो कि यहाँ नहीं है इसमें डेट भी है। तो लॉन्ग टर्म डेट होने चाहिए। मोर इक्विटी शेयर, लेस लॉन्ग टर्म डेट, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ दो चीज़ आ गई हमारी, इक्विटी और डेट। तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं। एक्चुअली यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग, अगर हम डेट यूज़ कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको हम कहेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहाँ लेस इक्विटी एंड मोर लॉन्ग टर्म डेट, मोर इक्विटी लेस लॉन्ग टर्म डेट, बोथ आर इक्वल, नन ऑफ अबव। एक्चुअली इसमें एसच नहीं है हमारा, क्योंकि ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट अंडर विच ए कंपनी मेक यूज ऑफ बोरोड फंड कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सच ए वे एज इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पे आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो हमें इक्विटी कम होगी या लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा होंगे ऐसा कुछ इसमें डिफाइन नहीं है, एक ट्रेड ऑफ होता है। जब भी हम डेट यूज़ करते हैं तो हमारी जो इक्विटी पे रिटर्न है वो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मिलने लगता है, और जब एक लेवल आता है जहां हम अगर डेट फर्दर यूज़ करते हैं तो हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो बढ़ने लगती है, या एक डेट बर्डन बढ़ने लगता है। तो इसमें आंसर होना चाहिए नन ऑफ अबव, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है ना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक अरेंजमेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि लेस इक्विटी शेयर हैं और ज़्यादा डेट होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्लियर। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ी सी लैंग्वेज में हम इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि शेयर ज़्यादा होंगे या इक्विटी डेट ज़्यादा होंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें नन ऑफ अबव आना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी आइडियल व्हेन, कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल कब होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? मिनिमम होगी, होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम होगी, होनी चाहिए।
प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट दोनों ज़्यादा होंगे, नहीं कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, डी आ गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर है डी। कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल कब होगा, जब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स लॉन्ग टर्म फंड। क्या हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में खाली लॉन्ग टर्म फंड आते हैं, नहीं। हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो पढ़ते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो गया, हमारे करंट भी आ गए, उसमें करंट लायबिलिटीज़ भी आ गई और एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज़ ओवर एसेट्स, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा, बी हुआ। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हमारे क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म फंड भी आते हैं और करंट लायबिलिटीज़ भी आती हैं। 48 कैपिटल गियरिंग मीन्स, कैपिटल गियरिंग क्या है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन इक्विटी शेयर एंड फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। आंसर ए ही ठीक है, क्योंकि रेशियो इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स में नहीं हम कह सकते, क्योंकि डिबेंचर्स के साथ हमारा प्रेफरेंस शेयर भी होता है, क्योंकि उस पर फिक्स कॉस्ट आती है प्रेफरेंस की भी। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, इसमें डिबेंचर्स नहीं है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी। तो ये हो गया रेशियो बिटवीन इक्विटी शेयर। एक्चुअली क्या होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज अपॉन फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा शेयर होल्डर फंड, जिसमें हमारे इक्विटी आ गई और रिजर्व एंड सरप्लस आ गए, और फिक्स कॉस्ट में हमारे आगे डेट्स आ गए, लॉन्ग टर्म डेट्स और प्लस प्रेफरेंस शेयर आ गई। तो ये क्या होगी, हमारी रेशियो होगी, दैट इज कैपिटल गियरिंग। नेक्स्ट हाई गियरिंग मीन्स। अब हाई गियरिंग में आपको देखना है, अगर कहीं हाई गियरिंग है, हाई गियरिंग, तो हाई गियरिंग में क्या आता है, देखो डेट क्या होंगे, ये याद रखना आपको, डेट ज़्यादा होंगे। डेट ज़्यादा है दैट मीन्स इक्विटी क्या है, कम है। और जो हमारी रेशियो निकल के आती है ना, वो क्या होगी, लो होगी। रेशियो लो होगी तभी हम इसको कहेंगे हाई गियर्ड। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर हाई गियर्ड है तो डेट ज़्यादा होंगे, इक्विटी कम होगी और रेशियो लो होगी। रेशियो लो होगी, खुद ही फॉर्मूले में डाल के देखो ना आप, डेट है तो डेट क्या आते हैं हमारे, वहाँ नीचे आते हैं डेट्स, और इक्विटी ऊपर आती है। अगर इक्विटी कम है तो ये रेशियो क्या होगी, लो होगी ना हमारी रेशियो, इसीलिए लो रेशियो है तो हाई गियर्ड है। और इसके अपोजिट है, अगर रेशियो हमारी हाई है तो हम क्या होगी, हाई गियर्ड कैपिटल होगी। तो दिस इज हाई गियरिंग मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज लेस देन द फिक्स्ड बियरिंग कैपिटल। नेक्स्ट अनिल लिमिटेड, भावना लिमिटेड, ओके। अनिल लिमिटेड, भावना लिमिटेड, इक्विटी कैपिटल है 5 लाख की। चलिए इसको करते हैं, अनिल है और ये भावना है, 5 लाख है और ये 2 लाख है, ठीक है। और इनकी है अर्निंग है 60,000 और यहाँ भी अर्निंग है 60,000। अनिल के पास ना तो प्रेफरेंस है ना डेप्ट है, तो ये क्या है, इक्विटी शेयर के लिए हो गई सारी की सारी। तो 6 लाख को हम डिवाइड कर देंगे, 6,000 को डिवाइड कर देंगे 5 लाख से इंटू 100, दैट इज 12%। अब आते हैं इसके पास 60,000 में से इन्होंने क्या कर दिया, पहले तो डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, बचा डिबेंचर 45। अब 45 सॉरी 50, बचा 50 और 50 में हमने फिर 15 माइनस कर दिया क्या, प्रेफरेंस का डिविडेंड। टैक्स हमारे पास है नहीं तो टैक्स को इग्नोर करेंगे, ये बचा हमारे पास 35,000। और इक्विटी कैपिटल कितनी है, 2 लाख। इसको अगर करेंगे इंटू 100 दैट मीन 7.5, तो 12 और 7.5 आंसर हो गया हमारा सी। इफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर इज 25 एंड डेट इज 25, इसको क्या कहेंगे हम, लो गियर्ड, हाई गियर्ड, नॉर्मल। निकाल लेते हैं सीधा। तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग और फिक्स कॉस्ट बियरिंग। वेरिएबल कॉस्ट में कितना है हमारा, 1 लाख है इक्विटी, ठीक है। और ये आ गया हमारा नीचे कितना, 25 प्लस 25 दैट इज 50,000। तो ये आ गई हमारी कैपिटल 2:1 की रेशो आ गई। अब रेशो हमारी क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या है, हम लो गियर्ड हैं, ठीक है। तो आंसर इज 1, लो गियर्ड। लो गियरिंग इज जस्टिफाइड। लो गियरिंग कब ज़्यादा बेटर रहता है, देखो लो गियरिंग का मतलब क्या हुआ हमारा, इक्विटी ज़्यादा है। अगर इक्विटी ज़्यादा है तो हमें कोई टेंशन नहीं, अगर हमारा प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो हमें कोई फिक्स पेमेंट नहीं करनी। दैट मीन्स अगर रिसेशन का टाइम है, डिप्रेशन का टाइम है, तो वहाँ उस टाइम पे हमें
लो गियर्ड रहना है, इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिक्स्ड जो चार्ज है उसकी पेमेंट की चिंता नहीं है। और अगर इन्फ्लेशन का पीरियड है, प्रॉफिट अर्निंग का टाइम है, तो हम कौन सी हाई गियरिंग पे काम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लो गियरिंग जस्टिफाई कब होगी? ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन इज नेसेसिएटेड। कैपिटल स्ट्रक्चर कब आवश्यक हो जाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले नहीं, बिफोर कैपिटलाइजेशन। आंसर है इसका आफ्टर कैपिटलाइजेशन। आफ्टर कैपिटलाइजेशन हम क्या करते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं अपना, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर को हम चेंज भी कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग का प्रिंसिपल कौन है? किसके बेसिस पे हम प्लानिंग नहीं करते हैं? क्या हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं? बिल्कुल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। कंट्रोल को कंसिडर करते हैं, बिल्कुल कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने सारी इक्विटी ही कर दी तो क्या हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर तो ओनर हो जाते, तो कंट्रोल सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथों में हो गया, सब इक्विटी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिस्क, रिस्क को भी ट्रेड ऑफ करना है, हाई रिस्क नहीं लेना है, स्टेबिलिटी भी देखनी है, रेगुलेटरी ऑफ इनकम भी देखनी है। अब यहाँ जो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, इस इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर से नहीं है, यहाँ है समानता से। मतलब समानता से मतलब यह है कि सबका जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबका रेशो सेम हो। देखो इक्विटी 50% हो सकती है, डेट 20% हो सकते हैं, तो कोई भी रेशो हो सकता है। तो हम इक्विटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते हैं। द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। कौन कौन सी अजम्पशंस पे हमारा बेस्ड है ये कैपिटल स्ट्रक्चर? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी बिल्कुल कांस्टेंट होती है इसमें, जो हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। फिर कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट होता है। इन्वेस्टर सी द फर्म होल, सभी इन्वेस्टर की परसेप्शन जो होती है फर्म के लिए सेम होती है, होल होती है। तो आंसर है इसका डी, यानी कि सारी की सारी क्या है? हमारी एजम्पशंस हैं। अच्छा, इसमें चार हैं ये हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी। क्या है? एक हमारी है नेट इनकम, नेट इनकम। दूसरी क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम। तीसरी है ट्रेडिशनल, और चौथी है एमएम। ठीक है, एमएम अप्रोच। तो ये दोनों किसने दी है? ड्यूरेंट ने दी है ये दोनों, डेविड ड्यूरेंट ने। ये क्या है? डेविड ड्यूरेंट ने पहले बोला ये रिलेवेंट है, यानी कि देखो रिलेवेंट हमने दो जगह पढ़ा, एक तो डिविडेंड डिसीजंस में पढ़ा था। डिविडेंड डिसीजन में भी डिविडेंड डिसीजंस रिलेवेंट और इररिलेवेंट हो सकते हैं वैल्यू फर्म के रिगार्डिंग, और ऐसे ही यहाँ क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर भी हमारा रिलेवेंट और इररिलेवेंट हो सकता है फर्म के वैल्यू के रिगार्डिंग। तो ये दिया इन्होंने, पहले नेट इनकम जो दिया था वो ये रिलेवेंट कॉन्सेप्ट था। फिर उन्होंने अपने ही दूसरा दिया नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसमें इन्होंने कहा कि ये क्या है? इररिलेवेंट है। उन्होंने कहा कि कोई भी एक ऐसा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहते हैं कि एक लेवल तक जब आप डेट बढ़ाओगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो रिटर्न है वो बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट पे जाके अगर आप डेट बढ़ाओगे तो आप पे बर्डन बढ़ेगा, आपकी जो रिटर्न है इक्विटी का वो नहीं बढ़ेगा। तो आपको वो ट्रेड ऑफ देखना है कि आपको कहाँ रुकना है, कितनी आपको डेट फाइनेंसिंग करनी है। एमएम अप्रोच क्या होता है? तो इसमें इन्होंने क्या लिया है? बीच का कॉन्सेप्ट लिया है, एक मिक्स लिया है। अब एमएम अप्रोच क्या है? एमएम अप्रोच भी कहते हैं इररिलेवेंट है ये, यानी कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, उसको चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ भी हो उससे फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक दूसरे को अगर हम डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वहीं क्या हो जाता है? रिस्क बढ़ने लगता है, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो ज़्यादा की डिमांड करने पर लगते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? एक ट्रेड ऑफ हो जाता है, यानी कि सेट ऑफ हो जाता है। एक जगह से जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा होता है वो दूसरी जगह सेट ऑफ हो जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा डी। नेक्स्ट है फैक्टर दैट इज इररिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ डेब्ट इक्विटी मिक्स। डेब्ट इक्विटी मिक्स अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा फैक्टर हमारा रिलेवेंट नहीं है? टैक्सेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि जब हम डेट यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट जो होता है टैक्स से पहले हम उसको काट लेते हैं। इंडस्ट्री की नॉर्म का ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अभी और देखते हैं नेचर ऑफ एसेट बेस, कौन सा एसेट हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एसेट यूज़ कर रहे हैं या नॉन प्रोडक्टिव एसेट यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी हमारा देखना पड़ेगा कि हमें डेट यूज़ करनी है या इक्विटी यूज़ करनी है। वेरिएबिलिटी ऑफ कैश इनफ्लोज, यानी कि कैश फ्लोज कितने हैं हमारे, तो इससे का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे डेट इक्विटी मिक्स पे। तो जो आंसर हुआ हमारा हुआ बी, इंडस्ट्री नॉर्म्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विच इज़ नॉट द बेसिक ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर एडिशनल फाइनेंस, कौन सा हमारा एडिशनल फाइनेंस के लिए ज़रूरी नहीं है आधार। अगर हम एडिशनल फाइनेंस देखनी है तो क्या हमें अपने ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है? बिल्कुल करना पड़ेगा।
मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज भी करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज ऑफ डिविडेंड पर शेयर, देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करती है फर्म पे क्या बन रही है, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशो के बेसिस पे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग डिसीजन हो जाता है, क्लियर। तो ये जो अगर हमें ये देखना है फाइनेंस का तो हमें ए और बी दोनों चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन ये वाला हमारा नहीं है, विच इज़ नॉट द बेसिस सिलेक्टिंग, दिस इज नॉट। तो ये आंसर क्या हुआ हमारा, सी हुआ। ए और बी तो होगा तो सी नहीं होगा। नेक्स्ट, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, अभी मैंने बताया था किसने दिए थे, दे दोनों ही डेविड डुरैंट ने दिए हैं। एक नेट इनकम जो अप्रोच है वो रिलेवेंट अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का, और नेट ऑपरेटिंग इनकम इरेलेवेंट अप्रोच है। ए कंपनी हैज 5% डिबेंचर्स 5% डिबेंचर ऑफ 4 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर्स एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6000, टैक्स रेट है 40%, ईपीएस सॉरी अर्निंग है 1,20,000। ईपीएस क्या होगा, ईपीएस क्या होगा भाई, देखो ईबीआईटी है हमारा 1,20,000, उसके बाद हमने क्या माइनस करा इसमें 5% डिबेंचर है तो 5 4 जो 20,000 इंटरेस्ट माइनस कर दिया, बचा हमारे पास 1 लाख। टैक्स रेट 40% है तो 40% यानी कि हमने 40,000 कर दिया माइनस इसमें से टैक्स, बचा 60,000, ठीक है। अब ये 60,000 में से प्रेफरेंस शेयर कितने 8%, तो 8 टू जा 16, तो 16,000 हमने कर दिए ये माइनस, तो ये बचे हमारे पास 44,000। ये किसके लिए बचे, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा तो हमारे पास क्या रहा भाई, इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 6,000 हैं, तो 6,000 से देखो कितना आया आपका, दिस 733, दैट इज बी। तो आंसर हुआ हमारा बी। बहुत सिंपल है ये, देखो सबसे पहले ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट के बाद टैक्स अगर गिवन है तो माइनस करना है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना, जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, वैल्यू ऑफ अलंकृता ईबीआईटी है 10 लाख, कंपनी हैज 40,000, 10% डिवेंचर, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है 12.5%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा। देखो इसमें पहले क्या करते हैं हम, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है हमारी ईबीआईटी अपॉन के। अगर हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो ईबीआईटी अपॉन के ओ यानी कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल निकाल देंगे। अब हमारे यहाँ क्या दिया है, द ओवरऑल कैपिटल की दी है और ईबीआईटी दी है तो निकाल लेंगे हम यहाँ 10 लाख, दिस इज 10 लाख हो गया, और ये है 12.5 इंटू 100, इसको करेंगे ये आ जाएगा हमारा 80 लाख। तो हमारी फर्म की वैल्यू क्या हो गई 80 लाख, जिसमें से डिबेंचर्स कितने हैं हमारे 40 लाख के डिबेंचर्स हैं, तो इक्विटी कितनी होगी हमारी 40 लाख की इक्विटी हो गई, ठीक है, एस यानी कि इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब ये ईबीआईटी कितनी थी भाई हमारी 10 लाख माइनस 4 लाख, हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, देखो 10% डिबेंचर है तो इसका इंटरेस्ट हुआ 4 लाख, तो 4 लाख ये माइनस कर दिया, और अपॉन अभी हमने निकाली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी हमारी 40 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, ये आ गया हमारा 15 इंटू 100, दैट इज 15%। तो ये क्या आ गई हमारी 15% आ गई ईबीआईटी, सॉरी 15% आ गया हमारी इक्विटी कैपिटलाइजेशन। सीधा सीधा है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे ईबीआईटी अपॉन के, उसके बाद ईबीआईटी गिवन है, के गिवन है, इंटू 100 करके टोटल वैल्यू फर्म निकालेंगे। डिबेंचर्स की गिवन है तो टोटल अगर निकल गई डिबेंचर्स की निकाल ली, मार्केट वैल्यू हमारी इक्विटी की पता चल गई। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, जो भी हमें अर्निंग है हमारे पास और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से उसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
नाउ द नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट शुड बी फाइनेंस्ड। नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट जो है वो किससे फाइनेंस, देखो उनसे प्रॉफिट तो मिलने वाला नहीं है हमें ज़्यादा, तो क्या हम डेट और इक्विटी से करें, इक्विटी फंड से करें या डेट फंड से करें? ऑब्वियसली इनको करना चाहिए हमें रिटेन अर्निंग से, ठीक है, तो हम करेंगे इसको रिटेन अर्निंग से, तो आंसर इज डी, रिटेन अर्निंग। मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला पता है हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का क्या होता है, ये ईपीएस इंटू पीई रेशियो होता है। नेक्स्ट कम टू ए लिमिटेड हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख है, कंपनी हैज 4 लाख 5% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% गिवन है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है हमें, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। देखो इसको भी उसी तरह से करना है हमें, पहले हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम ये देखो आपको अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बचा, देखो 2 लाख है हमारे पास, ईबीआईटी माइनस कर देंगे कितना 5 4 जा 20,000, 20,000 माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, ये बचा 1,80,000, 1,80,000 और हमारा इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 11%, तो 11.11 कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ 11 लिख के इंटू 100 कर देंगे, बात एक ही होगी, आ जाएगा हमारा 163,6363। तो ये आ गई हमारी 16,36,000 कॉस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिबेंचर्स की हमें गिवन है, डिबेंचर्स कितने हमारे 4 लाख के, तो ऐड कर दो 4 लाख, ये कितने आ गए हमारा 20,363636, ये क्या होगी हमारी कॉस्ट ऑफ फर्म होगी या वैल्यू ऑफ फर्म, है ना, वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आई 20,3636। अब वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, ओवरऑल कॉस्ट का के ओ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल कॉस्ट, इसको करते हैं ईबीआईटी अपॉन वी, वी क्या होती है, वैल्यू ऑफ फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, तो ईबीआईटी अपॉन वी। अब हम इसको करेंगे, ईबीआईटी कितनी है हमारी 2 लाख और वी कितना है इंटू 100, और वी है हमारा 20,36,3 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.8, तो ये आ गया हमारा बी 9.8। दोबारा से इसको पॉज करके एक बार दोबारा से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले लिख के इसको याद करिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट है 64, ABC Limited is profit before interest and tax 3 lakh, applicable tax rate 40% है, required rate of return in the absence of borrowing 10% है, borrowing नहीं है हमारी, तो borrowing नहीं है तो कौन सी फर्म है, अनलीवर्ड फर्म है, और ये हम MM से पूछा, MM के वर्ड्स में पूछा है, तो ये अनलीवर्ड फर्म के लिए निकालेंगे हम, चलिए इसको करते हैं। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, लिवरेज का होता है, जहां डेट यूज करते हैं तो वो लिवरेज होता है, और डेट नहीं यूज करें तो क्या होगी, अनलीवर्ड फर्म होगी। इसका फॉर्मूला होता है हमारा ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ईबीआईटी कितनी है हमारी 3 लाख, 1 माइनस टैक्स कितना है हमारा 40%, तो 0.40, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है हमारी 0.0, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 लाख इंटू 0.6 0.0, ये सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ है भाई, ये 10% नहीं है, देखो हिंदी में 18 दे रखा है ना, तो 18% ही है, ये 10% नहीं है, तो ये 18 आएगा, यहाँ 10 नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000 अपॉन 0.18, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 लाख, तो आंसर इज 1। इन न्यूमेरिकल्स को आप थोड़ा सा पॉज करके दोबारा से देखिएगा, सब समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीआईटी ऑफ फर्म 12 लाख, डिबेंचर्स हैं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, कॉर्पोरेट टैक्स 50% है, MM अप्रोच से मार्केट वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें क्या है, हमारे कॉर्पोरेट टैक्स भी है और डिबेंचर्स भी हैं, यानी कि अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, है ना, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, इसमें क्या करेंगे हम, पहले वैल्यू निकालेंगे अनलीवर्ड फर्म की और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, डिबेंचर्स को ऐड कर देंगे। तो देखो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन के ई,
तो EBIT कितनी है हमारी 12 लाख 1 माइनस टी, तो ये हो गया 0.50 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है हमारा भाई 10 है 0.10, तो इसको 50 से करेंगे तो आएगा 6 लाख। ठीक है, और इसको फिर हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, 0.10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 लाख। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ इसको कहते हैं वी और लीवर्ड फर्म, VL लगाते हैं इसको, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस B इंटू टी। B मतलब डेट और T मतलब टैक्स। तो ये तो 60,000 है ही, अब निकाल लेते हैं B कितना है हमारा, B है 30,000 सॉरी 30 लाख। 30 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, टैक्स कितना है 0.5, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 से करेंगे हाफ हो जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख ये प्लस 60 लाख ये दोनों को ऐड करेंगे यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से, तो आ जाएगा 75 लाख। तो आंसर क्या हुआ हमारा 75 लाख। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा पीछे के जो अभी, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे न्यूमेरिकल के हैं, 66 67 आगे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं जो आगे वाली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा ध्यान से टाइम लेके इनको करिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और 35 क्वेश्चन जो बचे हैं इसके हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।